सिनेमा ये एक बढ़िया स्रोत है जो जीवंत, जो उपयोगी, जो बोलचाल की भाषा है उसको सीखने की। हम बहुत देखते हैं। हम छात्र कक्षाओं में ही फ़िल्म चला के रोक-रोक कर हर वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं। जो कुछ स्लैंग भाषा होती है, यहाँ तक कि जो अश्लील भाषा भी होती है, तोड़ दो मुझे दर्पण की भांति। उससे पहले बस फिर एक बार तुम मुस्कुराओ प्यार से। मेरा एक सवाल है और उसके बाद मनीष अगला सवाल पूछेंगे कि अम, हिंदी सिनेमा का क्या रोल आप देखते हैं? क्योंकि आपने बोला कि नए जनरेशन को नए तरीके से समझाना पड़ता है, जी। नए टूल्स जिसको हम कहते हैं, वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो हिंदी फ़िल्मों का कुछ आप रोल देखते हैं इसमें? क्या आपके यहाँ पे लोग देखते हैं हिंदी फ़िल्में? बिल्कुल, ये एक बढ़िया माध्यम है भाषा सीखने का। हम फ़िल्में भी देखते रहते हैं, बहुत छात्रों को शौक भी है बॉलीवुड का। क्योंकि क्या है, साहित्य की जो भाषा है वो एक अलग स्तर की है, वो उसको जो शुद्ध भाषा बोलते हैं या क्या अम, क्या मानक हिंदी, ऐसी भाषा का प्रयोग हम हर जगह नहीं कर सकते हैं। जैसे बोलचाल की भाषा में हम किताबी किताबी तरीके से नहीं बोलेंगे। पहले तो यही होता था, किताबों से ही सीखते थे, तो फिर ये मेरा खुद का भी अनुभव है कि जब उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू करते हो बोलचाल की भाषा में, तो लोग लोग थोड़ा क्या उसका मजाक बनता है थोड़ा। तो सिनेमा ये एक बढ़िया स्रोत है जो जीवंत, जो उपयोगी, जो बोलचाल की भाषा है उसको सीखने की। हम बहुत देखते हैं। हम छात्र कक्षाओं में ही फ़िल्म चला के रोक-रोक कर हर वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं। जो कुछ स्लैंग भाषा होती है, यहाँ तक कि जो अश्लील भाषा भी होती है, मैं तो इसलिए नहीं सिखाता हूँ कि मेरे छात्र इसका प्रयोग करें, मैं इसलिए सिखाता हूँ कि वो समझ सके। जैसे मैं कहता हूँ कि सामने से ऐसा कुछ बोलेगा कोई तो झुक कर धन्यवाद ना दे, मतलब समझना चाहिए कम से कम कि वो बोल क्या रहा है। तो उसके लिए कई तरीके हमने अपनाए। एक तो हम साहित्य पढ़ते हैं, उससे शुद्ध भाषा का ज्ञान होता है। फिर हम फिल्में देखते हैं, उससे बोलचाल की भाषा होती है, सुनने को मिलती है वो ठीक है, पर फिर भी फिल्मों में कभी-कभी भाषा की थोड़ी शैलीकरण होता है। मतलब वो फिर भी कुछ फिल्मी संवाद होते हैं। तो हमने एक नवीनतम उपाय हमने अपनाया, हम स्टैंड अप कॉमेडी शो देखते हैं हिंदी में। उसमें जो आधी आधी भाषा अश्लील होते हैं, तो तो वो भी समझने के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वो भी जी। समझना चाहिए। तो कई फ़ायदे होते हैं। जैसे फ़िल्मों की कहानियाँ अलग-अलग होती हैं, हम ये देख सकते हैं कि किन विषयों पर फ़िल्में बनते हैं, और क्योंकि कभी-कभी हमारे लिए विचित्र होता है, क्योंकि कुछ ऐसी फ़िल्में होती हैं जैसे टॉयलेट प्रेम कथा या फिर पैडमैन, ऐसी जो यहाँ कभी नहीं बनती, यहाँ कोई सोचता भी नहीं कि ये विषय फ़िल्म का विषय बन सकता है। तो ये उससे जैसे मैंने कहा कि भारतीय समाज में जो कुछ सोच है, जो समस्याएँ, जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो प्राथमिकताएँ होती हैं, वो सब जानने को मिलती है। और हम जब स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं तो हम भारत में प्रचलित हास्य भाव की कुछ विशेषताएं सीखते हैं कि किन किन विषयों पर भारतीय युवा पीढ़ी हंसती है, कि किन किन विषयों का को मजाक बनाती है। वो भी बहुत ज़रूरी होता है जानना, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है कि भारतीय लोग, कि आप लोग बहुत हंसमुख स्वभाव के होते हैं। मजाक करना, हंसना, वो सब बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोगों की छवि थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ थोड़ा ज़्यादा गंभीर होते हैं, और भारत से जब आते हैं, भारत से आए लोगों को लगता है कि यहाँ के लोगों को
थोड़ा कम हँसना आता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम थोड़े क्या कहें, रिज़र्व रहते हैं थोड़े। जी। तो उधर रहकर मैंने ये शायद ये स्वभाव थोड़ा अपना लिया है, या फिर मेरा अपना जो ऐसा ही था वो अधिक खुल गया था भारत में रहकर। तो मैं सबको ये प्रोत्साहित करता हूँ कि भारतीयों से तुम जब मिलोगे जुलोगे तो सबसे पहली बात ये है कि पकिया मत बना करो। ये ये तुमसे वो बस हंसना सीखो, दिल खोल के बात करना सीखो, मजाक करना सीखो, तभी तुम अम, अपना समझे जाओगे। तो ये सारी विधियाँ, ये सारी सामग्रियाँ, ये सारे तरीके तो बहुत सहायक होते हैं, न केवल भाषा सीखने में, पर एक पूरी संस्कृति, पूरी क्या कहे, एक भारतीय मनोस्थिति को समझने के लिए। जी, तो जी। मनीष? बहुत ही मैं इस कॉन्वर्सेशन को, इस पूरे वार्तालाप को मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ और इतना और मजा आ मुझे रहा है मुझे। और बीच बीच में क्या होता है, जब आप सवाल कर रही थी, जब आप उसके जवाब दे रहे थे, तो उसके बदले में मेरे मन में बहुत सारी चीजें आ रही थी, और 2-3 चीजें मैं उसमें बोलता हूँ। जैसे सबसे पहले कि अगर आपके किसी भी छात्र को जो मौलिक भाषाएं हैं जिसमें बहुत ही अपशब्दों का यूज होता है, अगर उनको किसी भी तरीके की दिक्कत महसूस हो या उनको चाहिए कि वो एक स्टेप और जाके उनको सीखना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे इतनी गालियाँ बकी जाती हैं, जो आपको स्टैंड अप कॉमेडी में भी अब क्या हो गया है कि बहुत सारा उन्होंने अंग्रेजी यूज करने लगे जी। हैं। लेकिन अगर उनको सीखनी है असली गालियां, तो आप मेरा ईमेल एड्रेस उनको दे दीजिएगा, मैं बहुत ही खुशी मैं कहने वाली थी कि इस विषय पे मनीष जी बहुत रोशनी डाल सकते हैं। तो जी। एक वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। एक जो अभी जैसे कि फिल्मों की बात हो रही थी, और जो आपने बताया कि हम लोग की जो प्रवृत्ति होती है, ये बहुत ही हंसी मजाक की प्रवृत्ति होती है, मजाक बनाना, मजाक हम अपना भी बहुत मजाक बनाते हैं, हम दूसरों का भी बनाते हैं। आप अगर जी। जाएंगे, आप शायद ही कोई ऐसा एथनिसिटी होगी जिसके जिसके ऊपर चुटकुले ना बने हो, जिसके ऊपर जोक्स ना बने हो, और हमने अपने ऊपर भी खुद भी बनाए। हम आपस में ही एक दूसरे को बहुत हम टांग खींचते हैं, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, हर जगह। तो वो तो आपने बिल्कुल सही, आपका जो ऑब्जर्वेशन था बिल्कुल सही था कि हम लोग बहुत ही मजाक पसंदीदा हैं, हम लोग को मजाक बहुत पसंद है। कितनी भी सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक माध्यम ढूंढ लेते हैं हंसने हंसाने का। अब सवाल पे मैं अपने आता हूँ अगले, जो मेरे जहन में आ रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि आप साहित्य सृजन भी करते हैं, आप कविताएं भी लिखते हैं, जी। और मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी कोई एक अच्छी सी कविता यहाँ पर सुनाएं, और उसके पीछे की प्रेरणा भी थोड़ा सा हमको उसके बारे में बताएं। बात यह है दरअसल कि कविताएं तो मैं बहुत पहले से लिखता आया हूँ, और मूलतः यूक्रेनी भाषा में, और मेरे कई संग्रह भी। एक मेरा सवाल है यहाँ पे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। यूक्रेनी भाषा जो ट्रेडिशनल रशियन भाषा है उससे अलग है मेरी जानकारी के लिए, या मोर और लेस सेम है? बिल्कुल अलग है। अलग है, यूं अलग है जैसे हिंदी बांग्ला। अच्छा। उतना फर्क है उनमें। आसानी से नहीं समझ सकते हैं एक दूसरे को अच्छा। बिना पढ़े। तो हाँ, वो काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है इन दोनों में, पर नहीं, ये एकदम अलग, एक स्लाविक भाषाओं का एक समूह होता है। रशियन, यूक्रेनी, पोलिश, चेक, वो सब सब अलग अलग हैं। तो मैं कह रहा था कि अपनी मातृभाषा से अच्छा आप काव्य तो नहीं लिख सकते हैं किसी भी भाषा में। तो यूक्रेनी में ही मैंने कई पुस्तकें लिखी हैं। पर कभी-कभी क्या होता है, और आजकल तो बहुत होने लगा है
कि पुरानी यूक्रेनी में लिखी हुई कविताओं के कुछ छोटे से अंश, कुछ जो पंच लाइन होते हैं या छोटे टुकड़े, मैं उनका हिंदी में अनुवाद करता हूँ। हिंदी में अनुवाद करके फिर पोस्ट करता हूँ, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत प्रशंसा मिलती है मेरे भारतीय दोस्तों से। तो सोच रहा हूँ कि कभी एक हिंदी संग्रह भी प्रकाशित हो, क्योंकि काफ़ी सामग्री अब बिल्कुल, बिल्कुल, हो ज़रूर गई आपको है। अवश्य करना इकट्ठी चाहिए। इकट्ठी हो गई है, काफ़ी जी, सामान जी। आपका इकट्ठा हो गया है। जी। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ पढ़ूँ, तो मैं अभी देखता हूँ। हुँ। अ, उम, आमतौर पर जो छोटे-छोटे जो मुख्य बिंदुएँ होती हैं मेरी पुरानी कविताओं की, उनका मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ। अ, तो जैसे उदाहरण के लिए, इसमें अभी शायद माधुर्य भाव आएगा या श्रृंगार रस आएगा। अ, जिस लोक की तुम परी हो ना, इससे मैं चाहूंगा क्षमा। यहाँ नहीं मरा होगा कोई कभी, तो पुनर्जीवित होने का दुस्साहस कैसे हुआ ये मेरा। क्या बात है! वाह! मतलब मैं इसको यूरी, अगर इसको आप यूक्रेनियन में भी सुना दें, हाँ, तो कोई हर्ज नहीं है। इसका इस कारण ये है कि हमें जब हम उस अलग-अलग भाषाओं को सुनते हैं, तो उनकी जो साउंड्स हैं, वो कान में जाना ज़रूरी है। तो आप सुना दीजिए हमें उसमें भी, यूक्रेनियन बल्कि में मैं भी। बोलूँगा पहले आप यूक्रेनियन भाषा में बोलें, उसके बाद दोबारा आप हिंदी में हम्म, जी, मैं उसको वो अच्छा, मतलब वो थोड़ा बदला हुआ होगा हिंदी में, पर फिर भी वो जो कोई बात नहीं, मूल कोई भाव बात वही है। Один твій оберт, і мить звучить століть. Відлуння біль солодкий до небес. Простить нехай твій божевільний світ. Тут не вмирав ніхто, а я воскрес. तो इसका जो मुख्य विषय है कि अ, तुम जिस लोक में रहती हो, जिस लोक की तुम परी हो, मुझे इस लोक से क्षमा मांगनी है, क्योंकि यहाँ नहीं लगता है कि कभी कोई मरा होगा, तो पर मैं यहाँ पुनर्जीवित हो गया, वो कैसे हो सकता है। तो, बहुत ही सुंदर जो उसके पीछे के जो मैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी जो अंडरलाइंग मीनिंग है वो बहुत ही गूढ़ है। और ये जो जो झलक मुझे इसमें दिखती है, ये झलक एक बहुत ही अम, जो भाषा से समृद्ध कवि की दिखती है। ना सिर्फ एक आम कवि की, बल्कि जो भाषा से भी काफ़ी समृद्ध है, उस कवि की झलक दिखती है। मुझे सुनैना आप क्या कहती हैं? हाँ, बहुत परतें हैं इसमें, और मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना, छोटी बहर की ग़ज़ल लिखना सबसे मुश्किल है। एंड हुँ, इन लेस वर्ड्स वो उसको जो खुशबू को हम लोग छोटा वो डिस्टिल कर के छोटा-सा इत्र बनाते हैं, उसमें सब बात कही जाती है, ऐसी ही कुछ आपने कही है। और मैं जो हमें सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो भी हमें बताएँ कि उन्हें इन पंक्तियों में क्या दिखा, क्या सुनाई दिया, और उनकी अपनी क्या इंटरप्रिटेशंस रहेंगी, ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा। पर आप कवि हैं, और हम आपने कहा कि हम एक फ़ायदा ये होता है कि कवि सामने हो तो हम उनसे पूछ सकते हैं। इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन तो प्रेरणा तो हर समय बनी रहती है। जैसे मैंने देवी का नाम लिया था, हम जो कवि लोग, हम उसी देवी को मनुष्य में भी देख सकते हैं। जीवन के किसी पहर पर किसी व्यक्ति से जोड़ सकते हैं उस छवि को, तो तब प्रेरणा आती है। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि विवाह नहीं हुआ है, तो मैं मुक्त छंद बन के वो के इधर-उधर प्रेरणा ले सकता हूँ। मुझे मुझे कोई वो समस्या नहीं है उससे। वो मज़ाक की बात है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत प्रेरणा स्रोत हो, वो एक भी हो सकता है। तो कभी लोग थोड़े भावुक होते हैं और रोमांचक भी होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अ, प्रेरणा और की कमी और हो सकती है। चालाक चालाक भी होते हैं, शब्दों में अपनी भावनाएँ छुपाना,
या व्यक्त करना उन्हें आता है, तो वो अच्छी हाँ। बात है। आप कहें तो ऐसे ही छोटी-छोटी 1-2 और पढ़ जी, सकता हूँ? बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी, जी। जैसे दर्पण, तोड़ दो मुझे दर्पण की भांति, उससे पहले बस फिर एक बार तुम मुस्कुराओ प्यार से, ताकि मेरे सबसे छोटे टुकड़े में भी और थोड़ी देर तक झलक रहे तुम्हारी मुस्कुराहट की। वाह! वाह! क्या क्या बात! बात! ये तो बहुत सुंदर, सीधा ये बिल्कुल इसमें कोई परत नहीं है, ये बिल्कुल सीधा आपको ऐसे लगती है बहुत यहाँ पे। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर है। हम्म। और अपने जो प्रेम भाव है, जैसे मैंने कहा था कि बहुत पुराना नाता रहा है भारत से भी और हर स्तर पर रहा है, तो 2 पंक्तियों में अपने प्रेम भाव के बारे में मैंने ये कहा है। मेरे इस प्रेम में 2 ही कमियां हैं, एक तो होने के अधिकार की और दूसरी सीमा की। वाह! वाह! बहुत, बहुत, बहुत वाह! इसको इसको फिर से एक बार पढ़िए, इस आखिरी जो 2 पंक्तियाँ हैं, इसे फिर से एक बार पढ़िए। मेरे इस प्रेम में 2 ही कमियां हैं, एक तो होने के अधिकार की और दूसरी सीमा की। सीमा की, वाह! वाह! बहुत बहुत ही सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। सो आज का मेरे ख्याल से ये जो एपिसोड है, ये जब मैं एडिट करने बैठूँगा तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है जब आप एपिसोड खत्म हो जाते हैं, जब आप एडिट पे बैठते हैं तो बहुत ही बोरिंग लगता है। लेकिन आज इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं कि मुझे वो दोबारा देख-देख के और उसको उसको सुनना है और उसको देखना है। डॉक्टर बोथविनकिन, हमको इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी खुशी हुई कि हमारी मुलाकात आपसे हुई और हम आपसे कनेक्ट कर पाए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो कविताओं का जो संग्रह है वो जल्दी ही हिंदी संग्रह बहुत ही जल्दी हम लोगों के पास आए और हम एक बार फिर आपसे मिलें। और वैसे मैं ये कहना तो ये चाह रहा था कि मैं उन संग्रहों के साथ मैं आपसे मिलना चाहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग फिर से एक सेशन हम और करेंगे आपके साथ, जी, जहाँ पर हम चर्चाएँ सिर्फ़ यूरी बोथविनकिन कवि और उनकी कविताओं की करेंगे। और आपका फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। हमारे इस छोटे से जो हमारा जो कार्यक्रम है उस पे आप आए और आपने अपनी बातें हमसे शेयर करी। सुनैना, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपसे डॉक्टर बोथविनकिन मैं बोलूँगा कि आप जिस जगह पर हैं काफ़ी हलचलें हैं वहाँ पर, तो आप सेफ रहें और हमसे संपर्क बनाए रखें और हम लोग आपसे फिर बात करेंगे। जी, तब तक के लिए आपका भी आज्ञा बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और ये शायद मेरा पहला कार्यक्रम है अमेरिका से के साथ जुड़कर, तो मुझे भी बहुत बहुत आनंद हुआ। आप लोगों से बात करके बिल्कुल कोई औपचारिक झलक नहीं दिखी मुझे, एकदम अपनों से जैसा लगा। तो जी, जी, मैं भी बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर, और दोबारा मिलेंगे। जी, नमस्कार। नमस्कार।